ईरान और इसराइल के बीच का तनाव कोई नई बात नहीं है। यह दशकों पुराना है, जिसकी जड़ें मध्य पूर्व की राजनीति में बहुत गहरी जमी हुई हैं। यह एक ऐसा जटिल रिश्ता है जो इतिहास, धर्म और सत्ता की आकांक्षाओं से प्रभावित है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की तलाश में इन दोनों देशों के बीच के तनाव को समझना बेहद जरूरी है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इसराइल को दुश्मन मानना शुरू किया और उसके अस्तित्व को चुनौती दी। क्रांति के नेता अयतुल्लाह खुमैनी ने इसराइल को एक नाजायज इकाई के रूप में देखा और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में खड़े रहे। इस क्रांति ने ईरान की विदेश नीति को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे इसराइल के साथ संबंधों में एक गहरा बदलाव आया। इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। इसराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। हिजबुल्लाह लेबनान स्थित एक शिया आतंकवादी समूह है, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है और जिसने इसराइल पर कई हमले किए हैं। दोनों देशों के बीच एक लंबा और जटिल छाया युद्ध चलता रहा। यह एक ऐसा संघर्ष है जो पर्दे के पीछे से लड़ा जाता है, जिसमें सीधे सैन्य टकराव से बचा जाता है। सीधे टकराव के बजाय प्रॉक्सी गुटों, साइबर हमलों और दूसरे देशों में एक दूसरे के हितों को निशाना बनाया गया। ईरान और इसराइल दोनों ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न गैर सरकारी अभिनेताओं का समर्थन करते हैं। साइबर हमले एक आम हथियार बन गए हैं, जिसका इस्तेमाल दोनों देश एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सूचना प्रणालियों को बाधित करने के लिए करते हैं। इसराइल पर ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या के आरोप लगे तो ईरान पर इसराइली जहाजों पर हमले के। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को और बढ़ा दिया है। यह दुश्मनी सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, यह पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को अस्थिर करने की क्षमता रखती है। लेबनान, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, सीरिया, जहां ईरान का प्रभाव बढ़ रहा है, इराक और यमन जैसे देशों में भी इनकी टकराहट दिखती है। इन देशों में ईरान और इसराइल विभिन्न गुटों का समर्थन करते हैं, जिससे गृह युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है। हाल की घटनाओं ने इस छाया युद्ध को खुली लड़ाई में बदलने का खतरा पैदा कर दिया है। दोनों देशों के बीच सीधी सैन्य कार्रवाई की संभावना बढ़ रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है। पहली बार ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इसराइल पर हमला किया। यह दशकों पुराने नियमों को तोड़ने वाला एक अभूतपूर्व और चौंकाने वाला कदम था। इस हमले ने मध्य पूर्व में संघर्ष के एक नए चरण की शुरुआत की है। अब सवाल है, क्या यह एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत है? क्या यह क्षेत्र एक और बड़े संघर्ष को झेल पाएगा, या कूटनीति और बातचीत के माध्यम से शांति का रास्ता खोजा जा सकता है? इसे समझने के लिए हमें हाल की घटनाओं पर नजर डालनी होगी और यह देखना होगा कि वे इस जटिल संघर्ष को कैसे प्रभावित करती हैं। 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मध्य पूर्व में तनाव की लहर पैदा कर दी। यह घटना न केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ईरानी दूतावास के परिसर पर एक अप्रत्याशित हवाई हमला हुआ। यह हमला, जिसने राजनयिक क्षेत्र को भी नहीं बख्शा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन था। दूतावास, जो किसी भी देश में दूसरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, एक सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस हमले ने उस सुरक्षा की भावना को तार-तार कर दिया। हमले के बाद इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। मलबा हर तरफ बिखरा हुआ था और बचाव कर्मी जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे थे। इस विनाश ने न केवल भौतिक क्षति पहुंचाई, बल्कि एक गहरा भावनात्मक घाव भी दिया। ईरान और सीरिया ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और संयुक्त रूप से इसराइल पर इस हमले का आरोप लगाया। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह हमला उनकी संप्रभुता पर हमला है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसराइल ने हमेशा की तरह चुप्पी साधी, न तो पुष्टि की और न ही इनकार। उनकी यह रणनीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और भी संदेह पैदा कर रही थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि यह हमला इसराइल ने ही किया था। उनके अनुसार इस हमले के पीछे इसराइल के अपने रणनीतिक हित थे और यह क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने का एक प्रयास था। यह हमला ऐसे समय हुआ जब गज्जा में इसराइल हमास युद्ध चल रहा था, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्रीय स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। इस हमले ने मध्य पूर्व में एक और संकट को जन्म दे दिया, जिससे शांति की उम्मीदें और भी कम हो गईं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने एक कड़ा बयान जारी किया। इसराइल को इस अपराध की सजा भुगतनी होगी।
उन्होंने कहा कि ईरान अपने नागरिकों और अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। ईरान के भीतर सरकार पर जवाबी कार्रवाई करने का भारी दबाव था। जनता सड़कों पर उतर आई और सरकार से बदला लेने की मांग करने लगी। लोगों का गुस्सा और निराशा चरम पर थी और वे सरकार से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे। यह हमला ईरान की क्षेत्रीय रणनीति और उसके राष्ट्रीय गौरव पर सीधा प्रहार था, जिसने जवाबी कार्रवाई के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर दिया। इस हमले ने ईरान को अपनी क्षेत्रीय नीतियों पर पुनर्विचार करने और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया। इस हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम था ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी। जाहेदी सीरिया और लेबनान में ईरान के सैन्य अभियानों के प्रमुख थे और हिजबुल्लाह के साथ समन्वय करते थे। उनके डिप्टी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हादी हाजी रहीमी और क्युद्स फोर्स के 5 अन्य अधिकारी भी मारे गए। कुल 7 IRGC सदस्य मारे गए, जिनमें 2 जनरल रैंक के अधिकारी थे। यह हमला ईरान के सैन्य नेतृत्व पर सबसे बड़ा झटका था, जिससे सुरक्षा एजेंसियां भी सकते में आ गईं। इन अधिकारियों की मौत ने ईरान की सुरक्षा क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई और एक अभूतपूर्व जवाबी कार्रवाई की योजना बनाई। 13 अप्रैल 2024 की रात ईरान ने ऑपरेशन सच्चा वादा के तहत पहली बार अपनी जमीन से सीधे इसराइल पर हमला किया। सैकड़ों ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। यह हमला कई घंटों तक चला। ईरान ने पहले धीमे ड्रोनों से इसराइल के एयर डिफेंस को उलझाया, फिर तेज क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी। मुख्य निशाने थे नेवातिन एयरबेस और माउंट हेरमोन का निगरानी केंद्र। ईरान ने दावा किया कि उसने नागरिक इलाकों को निशाना नहीं बनाया। हमले से पहले और दौरान ईरान ने अमेरिका को संदेश भेजा कि उसका ऑपरेशन सीमित रहेगा। यह हमला ईरान के लिए अपनी ताकत दिखाने और अपने लोगों को जवाब देने का प्रतीक था। ईरान के बड़े हमले के बावजूद इसराइल में जान माल का नुकसान बेहद कम रहा। इसका श्रेय इसराइल की मजबूत हवाई सुरक्षा प्रणाली, आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम को जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन ने भी इसराइल की रक्षा में मदद की। लगभग 99% ड्रोन और मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गईं। कुछ ही मिसाइलें नेवातिम एयरबेस तक पहुंची। हमले में कोई सीधी मौत नहीं हुई। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। दूसरी ओर दमिश्क में इसराइली हमले में ईरान के 7 वरिष्ठ अधिकारी और कई सीरियाई नागरिक मारे गए। तुलना करें तो इसराइली हमला अपने लक्ष्यों में ज्यादा सफल रहा, जबकि ईरान का जवाबी हमला प्रतीकात्मक रहा। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने तुरंत इसराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दोहराई और सैन्य मदद दी। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइल से संयम बरतने और जवाबी हमला न करने की सलाह दी। अमेरिका की चिंता थी कि पलटवार से क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। अमेरिका ने G7 देशों की आपात बैठक बुलाई और ईरान पर नए प्रतिबंधों की बात की। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने भी ईरान के हमले की निंदा की और संयम की अपील की। रूस और चीन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा और पश्चिमी देशों पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र ने भी आपात बैठक कर सभी पक्षों से अधिकतम संयम की अपील की। इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसने वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित किया। सबसे पहले वैश्विक बाजारों और तेल की कीमतों पर। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों में डर का माहौल था और हर कोई अपनी पूंजी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ा। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में है और वैश्विक तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी तेल उत्पादन क्षमता दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत मायने रखती है और हॉर्मुज जलमरुमध्य उसके नियंत्रण में है। यह जलमरुमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्गों में से एक है, जिससे होकर दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का परिवहन होता है। युद्ध की स्थिति में ईरान तेल आपूर्ति बाधित कर सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल मच सकती है। तेल की आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट का सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा, जिससे कीमतें आसमान छू सकती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकते हैं, जिससे परिवहन लागत बढ़ेगी और महंगाई में और इजाफा होगा। भारत जैसे देश जो ज्यादातर तेल आयात करते हैं के लिए यह बड़ा आर्थिक संकट बन सकता है। तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा और रुपये की कीमत में गिरावट आ सकती है। संघर्ष ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को भी चुनौती दी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तनाव बढ़ गया।
दुनिया भर के देश इस स्थिति को लेकर चिंतित थे और कूटनीतिक प्रयासों में जुट गए, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों का ध्यान बंट सकता था। उन्हें अपनी विदेश नीति और सैन्य रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता था, जिससे अन्य क्षेत्रों में उनकी भूमिका कमजोर हो सकती थी। दुनिया दो गुटों में बंटती दिखी, देशों के बीच की दूरियां और गहरी होती जा रही थी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कमी आ रही थी। अमेरिका पश्चिमी देश इसराइल के साथ, रूस चीन ईरान के करीब। यह ध्रुवीकरण दुनिया के लिए एक नई चुनौती थी, जिससे वैश्विक मामलों में अनिश्चितता बढ़ गई। परमाणु प्रसार का खतरा भी बढ़ा। मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होने की आशंका बढ़ गई थी, जिससे पूरी दुनिया में डर का माहौल था। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाए तो क्षेत्र में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। इससे मध्य पूर्व में अस्थिरता और बढ़ जाएगी और दुनिया एक नए खतरे का सामना करेगी। अब सवाल है, आगे क्या? सबसे आशावादी परिदृश्य है कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय दबाव में संयम बरतें और तनाव कम हो। दूसरा परिदृश्य, इसराइल सीमित जवाबी हमला करे लेकिन बड़ा युद्ध न छेड़े, जैसा कि इस्फहान के पास हुआ हमला। तीसरा और सबसे खतरनाक परिदृश्य, दोनों देश पीछे न हटें और पूर्ण युद्ध छिड़ जाए। ऐसे में ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों को भी सक्रिय कर सकता है, जिससे पूरा मध्य पूर्व युद्ध की चपेट में आ सकता है। अमेरिका और अन्य देश भी इसमें खींच सकते हैं, जिससे परिणाम विनाशकारी होंगे। फिलहाल स्थिति नाजुक है, छोटी सी गलती भी हालात बिगाड़ सकती है। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि क्षेत्र शांति की ओर बढ़ता है या युद्ध की ओर। यह संकट दिखाता है कि पुरानी दुश्मनी कैसे पूरी दुनिया को संकट के कगार पर ला सकती है। दमिश्क पर हमला और ईरान का सीधा जवाब, दोनों ने क्षेत्रीय नियमों को बदल दिया। तकनीक ने युद्ध का तरीका बदला, लेकिन कूटनीति की अहमियत बरकरार है। कोई भी संघर्ष अब अलग थलग नहीं रहता। मध्य पूर्व की घटना का असर भारत की तेल कीमतों तक पड़ता है। सबसे जरूरी है संयम, संवाद और समझदारी। हिंसा से स्थायी समाधान नहीं निकलता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष होकर तनाव कम करने के लिए दबाव डाले और स्थायी समाधान खोजे। शांति के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। उम्मीद है मध्य पूर्व के लोग जल्द शांति में सांस ले पाएंगे। लेटेस्ट न्यूज एंड टेक्नोलॉजी के लिए हेम सब्सक्राइब केयर।